हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ए स्पॉट। मैं अनामिका आपके साथ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रही थी। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेस में रिलीजियस लिटरेचर को डिस्कस किया था, यानी कि उन लिटरेचर को जो किसी धर्म विशेष से संबंध रखते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्युलर लिटरेचर के बारे में, यानी लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य वो साहित्य होते हैं जिन पे किसी धर्म विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या यूँ कह लें कि ये किसी विशेष धर्म से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि ये साहित्य का वो हिस्सा होते हैं जो कि धर्म से अलग किसी और विषय पे बात करते हैं। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये साहित्य एंशिएंट इंडिया की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने लाते हैं। सेक्युलर लिटरेचर की बात करें तो पढ़ने के नज़रिए से सेक्युलर लिटरेचर को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है: हिस्टोरिकल लिटरेचर, सेमी हिस्टोरिकल, बायोग्राफीज़ और फिक्शन लिटरेचर या कल्पना प्रधान साहित्य, जिन्हें शुद्ध साहित्य कहा जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल लिटरेचर के बारे में। हिस्टोरिकल लिटरेचर का वो हिस्सा है जो किसी कालखंड, किसी समय की इतिहास का वर्णन करते हैं। इनमें कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र जो मौर्य काल का इतिहास बताता है, कल्हड़ की राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, साथ ही सोमेश्वर की लिखी हुई रसमाला और कीर्ति कौमुदी ये गुजरात के इतिहास के बारे में बताती है। सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर में वो लिटरेचर आते हैं जो इतिहास के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही ये किसी और विषय के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। इसके साथ ही मार्ग संहिता जो पुराणों का एक हिस्सा है, ये भारत में होने वाले यमन आक्रमणों के बारे में भी बताता है। पतंजलि का लिखा हुआ महाभाष्य, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम या फिर विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें हम सेमी हिस्टोरिकल ग्रंथों की कैटेगरीज में रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बायोग्राफीज़ की तरफ। हिस्ट्री में अगर एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री में बायोग्राफीज़ की बात करें तो सबसे फेमस है बाणभट्ट की लिखी हुई हर्षचरित, जो हर्षवर्धन की जीवनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कल्पना प्रधान साहित्य की तरफ। फिक्शन लिटरेचर, इन्हें शुद्ध साहित्य कहा जाता है। शुद्ध साहित्य इसलिए क्योंकि इसमें साहित्य के रचनाकार पूरी तरह से अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए वो नाटक या साहित्यों की रचना करते हैं। इनमें प्रसिद्ध हैं हर्षवर्धन के लिखे हुए नाटक, जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रमुख हैं। साथ ही कालिदास के लिखे हुए नाटक, जिनमें मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश का जिक्र किया जा सकता है। गुणाढ्य का लिखा हुआ वैशाली बृहत कथा जो ग्रंथ अब लुप्त हो चुका है, लेकिन बाद के कई लेखकों ने अपने ग्रंथों में इस ग्रंथ का वर्णन किया है। क्षेमेश्वर की लिखी हुई बृहत कथा मंजरी वैशाली बृहत कथा की टीका है। इसके साथ ही सोमेश्वर ने कथा सरित सागर की रचना की। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा हुआ ग्रंथ है। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान अमात्य थे, इन्होंने 4वीं सदी ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम से। ये पुस्तक मौर्य काल की राजनैतिक प्रबंध और शासन प्रबंध के बारे में जानकारी देती है और ये बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी ऐसे तो संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन साथ ही ये ग्रंथ मौर्य काल के राजनैतिक और सामाजिक जीवन के बारे में भी बताता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है। ये पुस्तक नंदवंश के अंत और चंद्रगुप्त के राजा बनने की कहानी बताती है। आगे बढ़ते हैं भास। कवि भास को इतिहास का पहला नाट्यकार माना जाता है। इनका कालखंड कालिदास से पहले का रहा है और इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे हैं। भास का लिखा हुआ
स्वप्न वासवादत्त इतिहास का पहला पूर्ण नाटक कहा जाता है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी गुप्त काल में। ये ऐसा नाटक है जो राज परिवार की जगह, जिसमें राज परिवार की जगह मुख्य चरित्र जो हैं, मुख्य मेन कैरेक्टर्स मिडिल क्लास सोसाइटी से रिलेट करते हैं। और इस नाटक में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें फीमेल्स यानी महिलाएं और शूद्र संस्कृत भाषा का प्रयोग न करके उसके स्थान पर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता की रचना कात्यायन मुनि ने की थी। ये शुंग काल में लिखा गया, शुंग वंश के समय में लिखा गया एक ज्योतिष ग्रंथ है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, यानी विदेशियों के यात्रा विवरण। विदेशियों के यात्रा विवरण की बात करें तो अलग अलग कालखंड में बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे देश में आए, जिन्होंने उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया, साथ ही भारत की भौगोलिक स्थितियों का भी वर्णन किया। कई जगह उनके ग्रंथ अतिशयोक्तिपूर्ण माने गए हैं, कई जगह वो बायस्ड माने गए हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ प्रमाणिक भी हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें और पढ़ने के लिए, अगर हम नॉलेज पाने के लिए भी देखते हैं, तो हम विदेशियों के यात्रा विवरण को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम इन पे ध्यान देते हैं और अगर हम इन्हें डिस्कस करते हैं तो इन्हें हम 4 कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं, जिनमें पहली है ग्रीक राइटर्स यानी कि यूनानी लेखक, उसके बाद चाइनीज़ राइटर्स चीनी यात्री, तिब्बतियन राइटर्स तिब्बती लेखक, और अरेबिक राइटर्स यानी कि अरब से आए हुए यात्री। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीक यात्रियों के बारे में, यानी कि यूनानी यात्री। यूनानी यात्रियों की बात हम करते हैं तो इन्हें भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में हम उन यात्रियों को रखेंगे जो सिकंदर से पहले भारत आए, जिनमें कि सम्राट दारा के आदेश से स्काईलैक्स आए थे, जो सिंधु नदी तक आए थे। इसके अलावा हेकेटियस और हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सिकंदर से पूर्व आए हुए यात्रियों को हम इनके लिखे हुए यात्रा विवरण को अक्षरतः सही और विश्वसनीय नहीं मान सकते, या यूँ कह सकते हैं कि ये प्रामाणिक नहीं है। हेरोडोटस, इनका काल 5वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। इन्होंने भारत के साथ राजनीतिक संबंध की दृष्टि से ये भारत आए थे और इन्होंने हख्मी साम्राज्य के बारे में बताया है। अब अगर हम सिकंदर के समय के यात्रियों की बात करें तो सिकंदर के साथ आए हुए यात्रियों का जिक्र आता है, जिनमें ओरिटोबुल्स, नियाक्स, चारस और यूमेनीस हैं, जिन्होंने सिकंदर के भारत पे आक्रमण का बहुत सजीव वर्णन किया है। इन यात्रियों के लिखे हुए मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं हैं। सिकंदर के बाद आए हुए यात्री, सिकंदर के बाद आए हुए यात्रियों की हम बात करें तो मेगास्थनीज, जो कि मौर्य काल में भारत आए थे और ये भारत में 6 वर्षों तक रहे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम इंडिका है, लेकिन मूल पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। इंडिका का वर्णन भी बाद के यात्रियों ने अपने अपने ग्रंथों में किया है। इसके बाद टॉलमी ने भारत के भूगोल से रिलेटेड बुक लिखी थी। इसके साथ ही प्लिनी ने अपनी बुक नेचुरल हिस्ट्री में भारत के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और खनिजों का वर्णन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं चीनी यात्रियों की तरफ। यूनानी यात्रियों के बाद भारत में आए हुए मुख्य जो यात्री थे वो चीनी यात्री थे। चीनी यात्रियों ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है और अपनी पुस्तकों में बहुत अच्छा और सजीव वर्णन किया है। अगर हम चीनी यात्रियों की बात करते हैं तो उनमें प्रमुख हैं फायहान, ह्वेनसोंग और इत्सिंग। फायहान भारत आने वाले सबसे पहले यात्री रहे हैं। ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए हैं और ये भारत के बौद्ध धर्म से संबंधित इन्होंने वर्णन किया है। ह्वेनसोंग का
भारत आने का समय रहा है हर्षवर्धन का समय। इन्होंने भारत में करीब 6 वर्षों तक निवास किया और साथ ही ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं तिब्बती यात्रियों की तरफ। यूनानी और चीनी यात्रियों के अलावा भारत आने वाले यात्रियों में तिब्बती यात्री भी थे। तिब्बती यात्रियों में प्रमुख रहे हैं लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, कोंग्युर और तोंग्युर। इन दोनों ग्रंथों में इन्होंने मौर्य काल और उसके बाद के समय का बहुत अच्छा वर्णन किया है और उससे संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी है। आगे बढ़ते हैं। अरब यात्री। अरब यात्रियों का भारत की तरफ आकर्षण 8वीं शताब्दी के बाद से हुआ और इनका 8वीं शताब्दी बाद से आए हुए अरब यात्रियों का भारत के इतिहास में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के मध्य आए हुए अरब यात्रियों की ही बात करेंगे, जिनमें प्रमुख हैं अल-बरूनी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है तहकीके हिंद। तहकीके हिंद में अल-बरूनी ने भारत में हुए अरब आक्रमणों का यानी पहले अरब आक्रमणों का वर्णन किया है। इसके अलावा आए हुए अरब यात्री हैं अल-बिलादरी, सुलेमान और अल-मसूदी। विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण के साथ ही हमारा लिटरेरी सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होता है और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्विज सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द वर्ड फॉर कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म? ए निर्वाण, बी जिन, सी त्रिरत्न और डी कैवल्य। यानी कि बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? ए निर्वाण, बी जिन, सी त्रिरत्न या डी कैवल्य, जिसका सही जवाब है बी जिन। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम? सांख्य, योग, न्याय या वैशेषिक? हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो हम जिस सेक्शन को पढ़ेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज में, वो होगा अदर सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमारे आज के क्विज़ का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।